अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम भी कल और परसों की तरह इसी मौजू से हम शुरू कर रहे हैं, या इस इशू से हम शुरू कर रहे हैं जिसका हम मार्च से मुकाबला कर रहे हैं, कोरोना वायरस का। कल के प्रोग्राम में और परसों के प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा कि जी ये एहतियाती तदाबीर हैं आपको इख्तियार करनी, और पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे यही कहा था। लेकिन आज गुज़श्ता 24 घंटे में बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मुझे आज के प्रोग्राम के आगाज में कहना होगा कि कोरोना वायरस नहीं है, बस ये बातें हैं, सिर्फ कहना है और सिर्फ लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को सिर्फ इस बात पर कायल करने की कोशिश की जा रही है कि जी आपने घरों में रहना है, निकलना नहीं है, कोरोना वायरस है। लेकिन कोरोना वायरस नहीं है। अगर होता तो हर बंदा जो है वो, हर शख्स हमें हर वक्त मास्क पहना हुआ दिखाई देता, हर शख्स हमें हाथ धोकर दूसरे से फासला रखते हुए दिखाई देता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोरोना वायरस होता, जो गुज़श्ता सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 1436 केस रिपोर्ट हुए हैं, अगर कोरोना वाकई होता तो फिर कल का जलसा हुकूमत ना करती, जिसमें 1000 नहीं बल्कि कई हजार लोग मौजूद थे। और ये हुकूमत का खुद का किया हुआ जलसा था, क्योंकि हुकूमत पहले कहती रही है अपोजिशन को कि आप जलसे ना करें, अगर आप जलसे करेंगे तो कोरोना फैलेगा, कोरोना फैल रहा है, सेकंड वेव आ चुकी है। तो अगर ये हकीकत होती तो फिर कल का जलसा ना करते। और यही ऑपोजिशन कहती है कि जी अगर कोरोना है और कोरोना जलसों से फैलेगा तो फिर हुकूमत खुद क्यों जलसे कर रही है। अब से कुछ हफ्ते पहले मैंने कोट करके कहा था कि जी लियाकत बाग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, इन्हीं का एक जलसा हुआ था, तकरीब हल्फ बर्दारी थी, तो वहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, कोई एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। गवर्नमेंट तो ये कहती है कि एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन स्क्रीन पे सब साफ नजर आ रहा था कि कोई एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। तब भी मैंने यही कहा था। लेकिन आज मैं ये वसूख से कह रहा हूं कि देखें, इतना बड़ा जलसा कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मौजूद हैं, तो फिर हम ये कैसे मान जाएं कि कोरोना है? कोरोना नहीं है। अगर होता तो कल का जलसा ना होता। आज के प्रोग्राम में जी हम बात करेंगे अमेरिकी इलेक्शंस में जो रिजल्ट सामने आए हैं, ये फाइनल रिजल्ट हैं कि जिसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो बाइडन। और अब हमने डिस्कशन ये करनी है कि जो ट्रंप की गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, जिसमें जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गुज़श्ता साल अमेरिका गए अक़वाम मुत्तहिदा में शिरकत के लिए, तो तब अमेरिकी सदर से मुलाकात में उन्होंने सालसी के किरदार अदा करने की बात की थी। तो वो जो कश्मीर के इशू को लेकर हमें एक उम्मीद नजर आई थी, जिस पर गवर्नमेंट ने तो ये कहा था कि उन्होंने कहा है कि सालसी का किरदार अदा करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो कश्मीर में हुआ सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो वहां पर जुल्म किए गए हैं उसको अब 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, और वही जुल्म के जिसके बाद फिर हुकूमत वक्त ने यह भी कहा था कि जी आधा घंटा हर जुमे के रोज हम इकट्ठे हुआ करेंगे और हम कश्मीरियों से, हमारे भाइयों से, वहां पर बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ यकजहती के लिए हम इकट्ठे हुआ करेंगे। तो वो भी सिलसिला चलता रहता। लेकिन बहरहाल जो तब ट्रंप ने कहा था, अब नए अमरीकी सदर जब इख्तिदार संभालेंगे तो उस पॉलिसी को क्या होगा, क्या वो ट्रंप की पॉलिसी थी या ये अमेरिकी पॉलिसी है, और जो भी कोई आ जाए उस कुर्सी पे, जिसको भी मनसब मिल जाए सदर का, वो उस पॉलिसी को लेकर चलता है। दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन की तरफ से इल्जामात लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट पर और जो इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, इसका क्या नतीजा निकलेगा? कुछ हलकों में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जी ये जो मुहिम चलाई जा रही है ये बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है, और इस मुहिम के नतीजे में हो सकता है कि गवर्नमेंट का तख्ता भी उलट जाए। लेकिन ये कुछ हलकों में ये बात हो रही है। आज के प्रोग्राम में हम अपने मौजूद मेहमानों से डिस्कशन करेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा होता दिखाई दे रहा है। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन का बाकायदा आगाज करने से पहले हमें लेना एक मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और हम इन्हें छुट्टी वाले दिन भी रिक्वेस्ट करते हैं तो आ जाते हैं, इनकी मेहरबानी है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आप आए। हमें कराची से ज्वाइन किया है मुजाहिद बेलवी साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मुजाहिद साहब से भी वक्फे से पहले बात हो रही थी कि मुजाहिद साहब अब कराची के होकर रह गए, लाहौर नहीं आते, तो वो ये कह रहे थे कि जी कोरोना है, तो कोरोना कम होगा तो जरूर चक्कर लगेगा। और हमें ज्वाइन किया थी सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार साबिर शाह साहब ने, और साबिर शाह साहब की खुसूसियत यह है कि साबिर शाह साहब को अगर आप 1930 के भी कोई आप फिगर्स पूछें, स्टैट्स पूछें तो उनको याद होंगे। बल्कि एक दफ़ा साबिर शाह साहब साथ थे तो क्रिकेटर मोहम्मद वसीम, जो आप क्रिकेट नहीं खेल रहे, विकेट कीपर बैट्समैन थे, रावलपिंडी से उनका ताल्लुक था, तो उनको साबिर शाह साहब ने फैक्ट्स बताना शुरू हुए तो वो खुद हैरान हो गए कि ये सब कुछ मुझे अपने बारे में खुद भी नहीं पता, तो साबिर शाह साहब ने बता दिया। तो साबिर शाह साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मुजाहिद साहब आपकी तरफ आते हैं। आपको क्या लगता है जो ऑपोजिशन की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, तो क्या इससे जो नताइज हैं जो ऑपोजिशन चाहती है वो रिजल्ट्स मिलेंगे, या ये सिर्फ महज वक्त का ज़िया है? ये तो आपने मुमताज, आप भी सीनियर आदमी हैं,
کسی بھی تحریک کو وقت کا ضیاع اس لیے میں استعمال نہیں کروں گا اپوزیشن کے حوالے سے، کیا ہے اپوزیشن کا کام ہی یہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اب تو خیر چھوڑیں، ہم دنیا کے سب سے بڑی جمہوریہ امریکہ میں جس طریقے سے صدارتی الیکشن میں اور جن کی پوری تاریخ تھی، ان کے صدور جب اس لیول پہ چلے جائیں اور وہاں جب اس لیول کی ہونے لگے تو ہم تو بیچارے، اور پھر دنیا کی دوسری بڑی جمہوریہ کے دعوے دار مودی جیسے لوگ کو منتخب کرے، تو ہمارے یہاں تو اس کے مقابلے میں مجھے بہت ہی کم وہ لگتا ہے. اب دیکھیں جو عمران خان صاحب نے جب پاور میں تھے انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، دھرنا بھی دیا، امپائر کو بھی بلایا اور پھر وہی تمام لوگوں کو قبول کر لیا. تو وہ بدقسمتی سے سیاست کا نام یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں. تو وہ اب یہ زبان و بیان، لیکن مجھے اس سے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں ہمارا میڈیا بھی ایک پارٹی بن گیا ہے، جو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جو ہمیں پارٹی نہیں ہونا چاہیے تھا. باقاعدہ چلے نظریاتی جمع ہوتی ہے، پہلے یہ یہاں بیٹھے ہیں سلمان ہمارے دوست، ان کے والد جو تھے بہت بڑے صحافی تھے، اور لیکن میں ہمیشہ جا کے ان کی میز پر بیٹھتا تھا، بڑے محنت سے ملتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم ایک میز پہ ہی بیٹھتے تھے. اس نظریاتی کے وقت سلمان ہمارے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، تو وہ ایک نظریاتی اختلاف ہوتا تھا، ایک اس کا احترام بھی کیا جاتا تھا. اب ہو گیا ہے ذاتیات کا، اب ہو گیا ہے مطلب مفادات کا. نواز شریف کے منہ جب یہ بیانیہ آتا ہے کہ جناب میری لڑائی عمران خان سے نہیں اس سے پیچھے ہے، آپ نے سنا کہ مودی کانگریس نے مودی کے خلاف جب لڑائی بات کر رہے ہوں تو کہیں کہ ہماری لڑائی مودی سے نہیں ہے، مودی کے پیچھے کھڑا جو فوجی ہے اس سے ہے. امریکہ میں اب تک یہ آیا کہ انہوں نے کہا نہیں جی اصل تو CIA ہے. یہ جو میاں صاحب نے جو پیداواری 85 سے پہنچی تھے اور جو ہمیشہ وہ بار بار ان کی مدد سے آئے یا سعودی بادشاہوں کی مدد سے آئے یا ان کے کاروبار آئے، اگر ان کے مالی مفادات ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ پارٹیاں مطلب پارٹیاں ہی نہیں ہیں. سوری ٹو سے یہ دونوں بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں. ہم نے پارٹیاں دیکھی ہیں، چاہے جماعت اسلامی ہوتی تھی یا نیشنل اسلامی پارٹی پیپلز پارٹی، اس کی ایک پروونشل کمیٹی ہوتی تھی، اس کی ضلعی کمیٹیاں ہوتی تھیں، اس کے ڈسٹرکٹ آفس ہوتے تھے، اس کی سینٹرل کمیٹی ہوتی تھی، ان کے وزراء منتخب ہو کے آتے تھے یا نامزد ہوتے تھے. یہ تو یہ ہے کہ باپ صدر اور بیٹی نائب صدر اور چچا سیکریٹری، اور کوئی الیکشن نہیں. اچانک پتہ چلتا ہے کہ نائب صدر شہری رحمان ہو گئی پیر پارٹی کی، ابھی پتہ چلتا ہے نائب صدر بھائی مریم نواز نائب صدر کیسے ہو گئی، جیسے ممبر بھی تھی یا نون لیگ کی نہیں. اور ایسا نہیں، اور ایک غلامانہ ذہنیت، یعنی شہید بی بی کے سامنے بھی یہی تھا اور ہماری مریم بی بی کے سامنے کہ یہ غلاموں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. شرم آتی ہے. ہم جنرل میں رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کبھی ہم اپنے ایڈیٹر یا مالکان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. کتنے انہوں نے چینل علی ممتاز نے چھوڑے ہیں، ہم نے چھوڑے ہیں، اختلاف کیا، بات کیا. مقصد میرا یہ ہے کہ جو آپ جو بنیادی سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ جو میں وقت کا ضیاع نہیں، لیکن یہ کیسا، اب تو خیر وہ خود ہی آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا ایکسپوجر ہو گیا پی ڈی ایم کا. اور میں جب پی ڈی ایم بنی اسی دن آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کا جو جوائنٹ کمیونکے تھا اس کے مقابلے میں میاں صاحب کا بیانیہ آگے چلا گیا جس میں انہوں نے کہا ہماری لڑائی پیچھے والوں سے، والوں سے انعام لیتے، باجوہ سے ہے نا بھائی لڑائی، لڑو. اس سے پہلے تم ضیاء الحق سے کیوں نہیں کہتے تم، جس ملک کا بدترین فوجی عامر جہاں جس نے صحافیوں کو کوڑے جیسے کی سزائیں لگائی، اور آپ یہ میاں صاحب اس کی خبر پر جا کے حاضری دیا کرتے تھے. جنرل ضیاء کہتا تھا مجھے میاں صاحب کی عمر لگ جائے. پاکستان کے بدترین فوجی عامر کے ذریعے تو آپ یہاں پہنچے اور اب آپ جو ہے اس ادارے سے لڑ رہے ہیں. اس وقت آپ کا یہ وہ جائز، اور اب جو ہے ہم ابھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے. ہمارا ابھی بھی یہ ہے کہ اداروں کو دخل نہیں دینا چاہیے، ہمیں ابھی بھی یہ ہے کہ ایجنسیوں کو نہیں کرنا چاہیے جو ان کو سیاست میں دھکیلا گیا ہے. اور لیکن اس میں ان کا بھی قصور ہے، یہ میں نہیں کہوں گا. ہمارے یہاں کچھ جنرل حمید گل جیسے جو تھے سر پھرے لوگ، اور انہوں نے کھل کر اعلان کیا ہاں ہم نے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا بے نظیر بھٹو کے خلاف. تو میں آپ مجھے چھیڑا ہے تو ایک میں تاریخ میں چلے جاؤں گا، لیکن اس کے ذمہ دار میں اداروں کو معصوم نہیں کہوں گا، لیکن انہیں بھی سیکھنا چاہیے. سیاسی پارٹیاں جو خاص طور پر شریف خاندان ہے ان کو تو اس بات کا حق ہی حاصل نہیں ہوتا کہ یہ اس طرح کی بات کرے کہ جناب میڈی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ جو آپ کے کروڑوں خربوں کے سب جو مالی مفادات ہوئے ہیں، یہ جو آپ ہر فوجی جنرل کو جب آتا تھا منتخب تو اس کو پونجی پیش کیا کرتے تھے BMW کی. اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ اب ان کے ارد گرد کھڑا ہوا ایک غلامانہ ذہنیت کا حامل
टोला खड़ा हुआ होता है, यही दीगर पार्टी वाला, और इमरान खान साहब का उससे बदतर हाल है। उन्हें तो अभी तक 22 साल में पता नहीं, उन्होंने कह रहे हैं मैंने बड़ी मेहनत की, ये मेहनत की है, ये निकाला है शहबाज गिल, ये निकाले शिबली फराज, ये निकाले क्या नाम लूं, नाम भी अच्छे, नाम लेना भी अच्छे नहीं लगता। 22 साल के बाद आपने ये निकाले हैं अपने जो बयानियां, आपका बयान को चौहान या आवान, अफसोस होता है। जी साबिर शाह साहब, आपने मुजाहिद साहब की राय सुनी, जो ये जंग चल रही है नैरेटिव्स की, इसका क्या नतीजा निकलेगा? अली मुमताज साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कोई बंदा इख्तलाफ कर सके। उन्होंने फैक्ट्स बयान किए हैं, हिस्ट्री बयान की है, सो मैं मुकम्मल उनको एंडोर्स करता हूं। और जहां तक बात है नैरेटिव की, तो अली मुमताज साहब कौन सा नैरेटिव? भाई आपका नैरेटिव तो ये है जो आपने लूटा हुआ माल है वो आपको इजाजत दी जाए कि आप उसको एंजॉय करते रहें, उसको बाहर के बैंकों में स्टैश करें, पार करें, आप आते जाते रहें, पाकिस्तान सियासत करें और हर 2-4 साल बाद आप वजीर आजम बन जाए। ये नैरेटिव है आपका मुस्लिम लीग नून का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ये फजलुर रहमान साहब का नैरेटिव है कि मैं इनके साथ मिलूंगा, कभी मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब को इजाजत मिल जाएगी बाहर जाने की, हम लोगों से कहेंगे कि प्रेशर पड़ गया। ये नैरेटिव है। ये तो इस्लाम का नाम लेकर जमीयत उलमा इस्लाम जो है ये बनी थी। बहरहाल फिर वही बात है कि किस किस को रोई यहाँ पर। ये मेरा ख्याल है पीडीएम की जहां तक बात है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट इन पाकिस्तान अली। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि मेरा ख्याल है पीडीएम फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज इसमें दरार पड़ चुकी हुई है। आपने जरदारी साहब की और बिलावल साहब की स्टेटमेंट सुन ली है पिछले दिनों, और जाहिर है कहीं से कोई डंडा आया है, कोई स्टेक खाई है, उन्होंने रियलाइज की है कि मियां नवाज शरीफ किस तरफ चल पड़े हैं। भाई दीवार मुक्का मारने से नहीं टूट सकती। एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान आर्मी एक बहुत बड़ी हकीकत है पाकिस्तान के तनाजुर में। ये इंडिया नहीं है, ये यूरोप नहीं है, ये अमेरिका नहीं है। यहाँ उसका सियासत में अमल दखल रहता है। आप उसी के बल बोते पर 3 दफा वजीर आजम बने, आपके ऊपर अरबों डॉलर के गबन और चोरी और डाके के इल्जामात हैं। अगर इसमें से कुछ भी सच हो तो आपको लाने वाली भी आर्मी थी, हाँ निकालने वाली भी वो थी। सेम गोस फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एनीबडी एल्स इन दिस कंट्री। तो हमें एक तो बात ध्यान में रखें कि इस डेमोक्रेसी का जिसका ये प्रचार कर रहे हैं, क्या डेमोक्रेसी है? इमरान खान भी मुझे बताएं और ये भी बताएं। ये डिक्टेटरशिप ये भी तो डिक्टेटरशिप है, इनहेरिटेंस पॉलिटिक्स है। इन्हीं के बच्चे आते जाएंगे सियासत में, ना बोलना आता है, ना चलना आता है, ना अंग्रेजी आती है पूरी, ना उर्दू आती है इनको। यार ये क्या है? पीछे लोग गुलामों की तरह खड़े हैं इनके। ये है, इससे बेहतर है फिर डिक्टेटरशिप आ जाए, उसमें कोई 100 आदमी खाता है, इसमें 10,000 15,000 आदमी हर साल करोड़ों अरबों रुपया बनाता है। पार्किंग के ठेकों से लेके, चीनी के स्कैंडल से लेके, शुगर के स्कैंडल से लेके, और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, और तेल महंगा करने के नाम पर, दवाइयां महंगा करने के नाम पर। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी इन पर्टिकुलर, आई एम कॉलिंग ऑल, ये सारे जिम्मेदार हैं। अच्छा साबिर शाह साहब, आपने कहा डिक्टेटरशिप आ जाए, ये आप बड़े अच्छे से कह रहे हैं। आप काफी अगर कोई काम का आदमी ना निकले उसको दोबारा लाने की क्या जरूरत है? साबिर शाह साहब बड़े अरसे से आप कह रहे हैं डिक्टेटरशिप की आप बात कर रहे हैं, आप डिक्टेटरशिप के हक में बात कर रहे हैं कि जी जो हालात हैं इससे तो बेहतर है कि वही हो जाए। अली मैं हक में बात नहीं कर रहा, ये ख्वाहिश है, ये खबर है। ये कह रहा हूँ डिक्टेटर्स आर नॉट नेसेसरीली क्लैड इन यूनिफॉर्म। जरूरी नहीं उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हो। यहाँ डिक्टेटर का मतलब पाकिस्तान आर्मी है। मैं एक रिलेटिव कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे इनसे बेहतर फौजी नजर आते हैं। और बताइए आप। लेकिन साथ में कोई ख्वाहिश या खबर भी है? नहीं, मेरी ये ख्वाहिश तो चलिए हो सकती है क्योंकि मैं सिस्टम चल ही नहीं रहा यार। सिस्टम जैम हो चुका हुआ है। सड़कों पर देखें लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, ट्रैफिक में देखें, दुकानों पे देखें। वजह ये खाने को रोटी नहीं है यार, वो किसी को समझते कुछ नहीं है। गाड़ी वाला साइकिल वाले को कुछ नहीं समझता, साइकिल वाला कहता मेरे बाप की सड़क है। तो 99.9% तो अवाम ही है ना। इन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, उनकी अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया इन्होंने, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। तो अगर इसकी वजह से डिक्टेटरशिप आती है और 4 बंदों को रोटी देती है तो आई एम ऑल फॉर डिक्टेटरशिप। गुज़श्ता कुछ दिनों में मेरी कुछ लोगों से बात हुई, खैर वो नून लीग के हामी थे, लेकिन उनका ये कहना था कि जी बस ये गवर्नमेंट जा रही है, तय हो गया है मामला। पहली बात ये तय कर लें कि जो बात मुजाहिद बरेलवी ने और साबिर शाह ने की है, मेरी जाती राय ये है कि पाकिस्तान में कोई जमहूरी लड़ाई नहीं हो रही,
ना इसको जमहूरियत के तनाजुर में देखा जाए, ना इसको कानून की हुक्मरानी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, ना इसको सिविल सुपरमेसी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। हुकूमत हो या अपोजिशन हो, बुनियादी लड़ाई इस वक्त ताकत के मराकज में और ताकत के हसूल के लिए हो रही है। और ये जो ताकत के हसूल के लिए हो रही है, इसमें जायज और नाजायज दोनों तौर तरीके जो हैं वो दोनों तरफ से इख्तियार किए जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए ना कि अगर ये जमहूरियत की लड़ाई है तो फिर इस लड़ाई को क्यों सिर्फ PMLN के उस नैरेटिव तक जोड़ दिया गया है जिसमें नवाज शरीफ को सारे एहतसाब से बचाना है, पीपल्स पार्टी को एहतसाब से बचाना है, फजलुर रहमान को एहतसाब से बचाना है। वो कहां गए नारे जिसकी बात ये कर रहे हैं? मिसाल के तौर पे अगर ये जमहूरियत की लड़ाई है तो फिर पसे पर्दा फौजियों के साथ मुलाकातों का सिलसिला क्यों जारी है? क्यों आप उनको पैगाम देते हैं? क्यों उनके साथ मफाहमत की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं? क्यों उनसे कहते हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मामला तय कर लें? अब ये शाबिर शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को कोई ख्वाब तो नहीं आया, कहीं से कोई पैगाम आया है ना जिसकी बुनियाद पे आज आप अपना नैरेटिव एक दूसरे तरीके से लेके चल रहे हैं। क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम वो नवाज शरीफ के नैरेटिव के साथ जुड़कर बराह रास्त एक टकराव की कैफियत में जाएं, टक्कर मारें, और लड़ाई हमारी है ही नहीं, क्योंकि हम तो सिंध की हुकूमत के स्टेक होल्डर हैं। हम तो इस हुकूमत के अंदर एक स्टेक होल्डर के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं। हम क्यों इस्तीफे दें? हम क्यों इस वक्त जाके असम्बलियों से अपनी वफाकी हुकूमत तोड़ें? वफाकी हुकूमत तोड़ेंगे तो आपका ख्याल है कि सिंध की सूबाई हुकूमत बच जाएगी? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी लड़ाई ताकत की है। इसमें जमहूरियत भी हथियार के तौर पे, कानून की हुक्मरानी भी हथियार के तौर पे, सिविल सुपरमेसी भी कानून के हथियार। और फिर इनका डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड तो देखिए ना इन जमातों का। अगर इन्होंने डेमोक्रेसी को परफॉर्म किया होता तो आज इनकी जमातों के अंदर आपको डेमोक्रेटिक जेस्चर्स नजर आते ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज नजर आती। मफाहमत होगी। मफाहमत देखिए, मफाहमत क्या है? मफाहमत यह है कि अगर आप हमारे मामला तय कर लें, यानी एहतसाब से हमें निकाल दें, एक आप हमें पावर शेयरिंग के अंदर डाल दें, यानी फजलुर रहमान चाहते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत में मुझे हिस्सेदार बना लें, सेनेट के अंदर मुझे कुछ सीटें मिल जाएं, तो फिर मफाहमत हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरी जगह अगर मेरी बेटी के लिए स्पेस क्रिएट कर दी जाए तो मैं मफाहमत के लिए तैयार हूं। पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर हमें हिस्सा दे दें, हम मफाहमत के लिए तैयार हैं। ये जो मफाहमत है, इसका पाकिस्तान की अवाम को क्या फायदा है? पाकिस्तानी अवाम को जो इस वक्त मसाइल है उसका क्या फायदा? जहां तक रही PDM की बात, देखिए अब उसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं रही कि ये जो हांडिया थी PDM की, ये तो बीच चौराहे में अपना फूटी है ना। यानी जिस अंदाज से बिलावल भुट्टो साहब ने, राजा परवेज अशरफ साहब ने, मौलाना गफूर हैदरी साहब ने, हाफिज हुसैन अहमद ने, मौलाना शरानी साहब ने, शहबाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग के अंदर बहुत से लोगों ने जो अपना नैरेटिव बयान किया है और नवाज शरीफ के नैरेटिव से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया है, तो जाहिर है कि फिर ये PDM जो है ये कोई एक इस तरह की तहरीक नहीं है। ये इकट्ठे हो गए थे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इवेंचुअली मफाहमत होगी? देखिए मफाहमत क्या होगी? मफाहमत ये होगी कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो होना तो ये चाहिए ना कि सारे स्टेक होल्डर बैठ के कुछ बुनियादी इश्यूज पे इत्तेफाक कर ले। यानी अगर आप नवाज शरीफ साहब को ले आए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो ये सारे मामला ठीक हैं, पीपल्स पार्टी को ले आए तो सारी एस्टैब्लिशमेंट ठीक है, फजलुर रहमान को ले आए तो सारी एस्टैब्लिशमेंट ठीक है, और ये कल तक इन्हीं एस्टैब्लिशमेंट की मदद से इख्तियार में आते रहे। तो मुझे नहीं समझ आता कि इस वक्त जहां हुकूमत खड़ी है, इमरान खान साहब तो बराह रास्त धमकियां दे रहे हैं ना अपोजिशन को, तो वो तो मफाहमत के लिए उसमें से तैयार नहीं है। और जिस किस्म की मफाहमत एस्टैब्लिशमेंट चाहती है अपना, और जिस किस्म की मफाहमत अपोजिशन चाहती है, उसकी तो कोई हमें ग्राउंड्स नजर नहीं आ रही कि हम ये कहें कि ये मफाहमत तो आपके मुताबिक मफाहमत नहीं होगी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई मफाहमत होगी, टकराव की कैफियत रहेगी। और ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ने, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में है, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करने की बजाय, नेशनल इश्यूज पे पॉलिटिक्स करने की बजाय अपनी जातियात, अपने खानदान, अपने जमाती मफादात तक अपने आप को जो महदूद करके रखा हुआ है, उसका नतीजा है कि आज पाकिस्तान की सियासत एक बंद गली में दाखिल हो गई है। ठीक है जी, हमें एक ब्रेक लेनी है जी। ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। अब बात करते हैं अमरीकी इंतखाबात और नताइज की, कि जिसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन ऐलान हुआ कल, और अब इस ऐलान के बाद जब ये मनसब संभालेंगे जो बाइडन, तो सबके जहन में ये सवाल है कि हमारे ताल्लुकात किस तरह के होंगे। जो कश्मीर को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था सालसी का, उसका क्या बनेगा, और इस तरह के दीगर मुस्लिम ममालिक को लेकर बेशुमार और सवालात भी हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मुजाहिद साहब, क्या होगा कि अब जब जो बाइडन इस मनसब को संभालेंगे, क्या वही पॉलिसी चलेगी, या वो पॉलिसी सिर्फ ट्रंप की पॉलिसी थी, या वो अमेरिका की पॉलिसी है, रियासती पॉलिसी है, वो चाहे कोई ही क्यों ना आ जाए उस कुर्सी पे, वो उसी तरह से चलते रहेंगे?
ارے اب تو غالباً آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور یہ دونوں حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی آپ کو غالب وہی جواب دیں گے کہ دراصل ہر ملک کے جو ہے نا یہ شاید ہمارے یہاں ہی ہوتا ہوگا, ورنہ چاہے ہم نے جو چھوٹا میرا تھوڑا سا تجربہ ہے صحافتی ثقافتی, ہم نے کبھی بھی کسی ملک کو یہ نہیں دیکھا, چاہے انڈیا ہو کا مودی ہو یا جواہر لال نہرو جیسا روشن خیال ہو, چاہے ڈیموکریٹ کا چاہے ہیلری ہو, چاہے اوباما ہو, چاہے ٹرمپ ہو. بلکہ دیکھیں ہم ٹرمپ سے کتنے خوفزدہ تھے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو کہنا مطلب یہ کہ ایک اصل پالیسی یہ ہوتی ہے, آج میں اور آپ ایک لفظ تک یہ نہیں بول سکتے کہ یو اے ای نے جو ہے جو اسرائیل سے تعلقات بڑھائے ہیں, کیونکہ ہمارے 20 لاکھ لوگ وہاں ہیں, ہمارا دوسرا شہر وہاں ہے. اور اگر یہ پاکستان میں آپ ذرا نام لے کے دیکھیے, وہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے یہاں تو یہ حال ہے کہ آپ پاکستان میں جس بندے کو پہلا نوبل پرائز ملا ہے, میں دیکھ رہا تھا وائرل ہوتی ہے عبدالسلام کی تصویر میں کالا کر کے منہ اس کا آپ دکھا رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ. تو ہم لوگ تو ایک خوفزدہ قوم ہے. میں دیکھ رہا تھا خادم حسین رضوی کا ایسا جلوس نکلا کراچی میں کہ پی ڈی آئی کا بھی کچھ نہیں نکلا ہوگا. تو ہمارے یہاں جو شدت پسندی بڑا پسندی, میں اگر کچھ اور کہوں گا تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے. کہنا مجھے پاکستان میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, اور یہ ہمارے ہر حکمراں چاہے عمران خان ہو, شریف ہو, ایون یہ کہ گھر میں محترمہ شیخ بینظیر بھٹو بھی ہاتھوں میں تصویر لے کے بیٹھ گئی تھی. کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جو کہہ رہے ہیں امریکہ کی ویسی ہوگا, بائیڈن میں ہوگا تو ٹرمپ کا کچھ نہیں پتا, یہ شاید ہمارے نقشے میں ہی نہیں ہے. یہ تو ہمیں سعودی عرب کے لیے ڈیل کرتے ہیں, جدہ ہمیں ڈیل کرتا تھا پہلے, تو ہم واشنگٹن ہم سمجھتے تھے, اور ہمیں واشنگٹن بڑی اہمیت دیتا ہے, ہم ان کو اکاؤنٹ ڈیل. اب آپ دیکھیے لاسٹ بات, خلیل زلمے زادے آتے ہیں الیکشن 1 مہینے پہلے, یعنی وہ سیدھے وہاں آتے ہیں دوحہ ٹاک میں, ہم شامل نہیں ہیں دوحہ ٹاک میں, ہم تھے ہی نہیں وہاں پر, ہمارا مندوب انڈیا کا مندوب تھا, وہ آ کے ہمارے پنڈی میں باجوہ صاحب سے ملتے ہیں, وہ سیدھے کابل چلے آتے ہیں, پھر واپس جاتے پھر کیا ہوتا ہے, اس میں عمران خان ہے ہی نہیں موجود, شاہ محمود قریشی ہے ہی نہیں موجود. تو ہمیں تو اب امریکن جو ہیں وہ اسٹیٹ لیول پر وہ بھی افغانستان کے اپنے انٹرسٹ کے سبب ملتے ہیں, ورنہ اب ہم کاؤنٹ نہیں ہوتے ان کے لیے. تو یہ جو ہم آپ بات کریں کہ بائیڈن آئے گا تو کیا ہوگا, تو ٹرمپ آئے گا تو کیا ہوگا, کیوں یہ علی ممتاز. یہ سوال اس لیے بھی پوچھنا مجاہد صاحب بہت ضروری تھا کیونکہ ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پہ امریکی الیکشنز کو لے کر خیر ضروری بھی تھا کہ بہت بڑا ایونٹ ہو رحا تھا کہ اتنی کوریج ہوئی. میں آپ ہی نہیں کر رہے, ہم سب لگے ہوئے تھے, اور ہم اس لیے کہ اتنے ہوئے کہ بیچارے وہ پی ڈی ایم کا جو بیچارے وہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بڑے کوس رہے تھے کہ کہاں سے آ گیا, کیونکہ وہی چھائے ہوئے تھے صبح شام. تو مطلب یہ کہ اور یہ بات, اور یہ بھی اب آپ کو ہی پتا ہے, یہ سب شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں میڈیا کے آدمی کہیں واقع. اب ہم لوگوں کے پاس چینل تو آ گئے 24/7, ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں دکھانے کو اور کرنے کے لیے. ایشین مل گیا تو ہم نے یہ شروع کر دیا. کئی دنیا میں سنا ہے کہ جلسے 4 گھنٹے کے جلسے دکھائے جا رہے ہیں, آدھے گھنٹے کی تقریریں دکھائی جا رہی ہیں, مریم کی آدھے گھنٹے کی تقریر, پھر بلاول کو بھی آدھے گھنٹے دکھانا ہے, پھر عمران خان کو آدھے گھنٹے کی ہم لوگ دکھاتے ہیں, پھر آدھے گھنٹے اسٹار دکھا دیتے ہیں. اس میں نہ صابر شاہ, نہ سلمان, نہ مجاہد, نہ علی ممتاز, کہیں کہ ہم کچھ کہیں بھی کہ بھائی انہوں نے کہا کیا تھا, صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. صابر شاہ صاحب کیا رائے آپ کی, جیسے ہی جو بائیڈن کا نام سامنے آیا کہ ہی از ناؤ دی پریزیڈنٹ الیکٹ, تو بہت سے لوگوں نے بلکہ تصویریں بھی لگانا شروع کر دی کہ جی بائیڈن جب پاکستان آئے تو دیکھیں فلاں کی تصویر تھی, ہماری تصویر تھی. تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہی مجاہد صاحب والی بات کہ ہم نے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے, ان کے اپنے معاملات ہیں اسی طرح سے لے کے چلتے رہیں گے, پاکستان میں رہنے والے ایک عام آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہاں پہ کون ہے اور کون نہیں ہے. علی ممتاز صاحب, بات یہ کہ پاکستان جب سے بنا ہے 13 امریکی صدور آئے ہیں, ان میں سے 7 ریپبلکن تھے, 6 ڈیموکریٹ تھے. آپ میرے آرٹیکلز پڑھ رہے ہیں جنگ میں اور نیوز میں, میں نے ساری ہسٹری دی ہے. ہمارے ملک کو نہ ڈیموکریٹ سے کوئی فائدہ ملا, نہ ریپبلکن صدر سے کوئی فائدہ ملا, اور کوئی بھی آپ کے لیے اچھا نہیں رہا. کچھ واقعات ایسے ہو گئے جس سے کوئی بھی اچھا نہیں رہا. دیکھیے, اوباما کی والدہ گجرانوالہ میں نوکری کرتی تھیں اور اواری لاہور میں ٹھہرا کرتی تھیں. کلنٹن اپنے ایام جوانی میں لاہور آئے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں. اس کے علاوہ 5 امریکن پریزیڈنٹ پاکستان آئے ہیں 73 سالوں میں. 14 سال کے بعد ایوریجلی ایک صدر آتا ہے. لیکن مزے کی بات ہے, 5 مارشاء اللہ کے ادوار میں آئے ہیں. انہیں پاور سینٹرز کا پتہ ہے, ابھی مجاہد صاحب بات کر رہے تھے, انہیں پاور سینٹرز کا پتہ ہے, آج سے نہیں پتا. انہیں 1959 کا پتہ ہے جب سے آئزن ہاور پاکستان آئے تھے. ایک بات تو اب یہ ذہن میں رکھیں, ایوب خان کے دور میں. اور وہ ہمارے لیکن جب بھی یہاں مارشل لا وغیرہ آتا ہے فوراً ایڈ بند کرتے ہیں, اور اس کے بعد کمال ایڈ جاتے ہیں, دبا کے ایڈ دیتے ہیں. 1947 سے لے کے اس ملک کو $70 ارب سے زیادہ امریکہ سے ایڈ مل چکی ہے. 7 دفعہ
एड बंद हो चुकी है। फायदा आपको किसी से नहीं हुआ। देखिए, पहले आपका सोवियत यूनियन के साथ थोड़ा सा मसला था, वो आइजनहावर ने आपको 1900 लियाकत अली खान को वहां बुला लिया, हम मॉस्को गए नहीं, और 1954 में आपको पहली इमदाद अमेरिका से मिली। उसके बाद फिर ये 65 की जंग हो जाती है, फिर 71 की जंग है, फिर भुट्टो साहब आते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब का रप्पड़ पड़ जाता है, फोर्ड भी उन्हें लेटर लिखता है, कार्टर भी उनके खिलाफ होते हैं, किसिंजर भी कहता है वील मेक अ हॉरिबल एग्जांपल ऑफ यू। फिर वो सोवियत इन्वेजन वाला मसला आ जाता है, जाओ लाके 8-9 साल उसमें गुजर जाते हैं। वी स्टिल डोंट नो हु क्रैश्ड दिस प्लेन, इट वाज अ मिस्टीरियस एक्सीडेंट। उसके बाद ये ब्राउन अमेंडमेंट, प्रेसलर अमेंडमेंट वगैरह, नवाज शरीफ बेनजीर के 2-2 टेन्योर जाया हो जाते हैं। उसके बाद सब कुछ रीसेंट हिस्ट्री है, मुझे उसमें जाने की दोबारा जरूरत नहीं है। कहने का मकसद है आपको एड भी अमेरिका से मिलती रहेगी, बट इट विल बी एन एड विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड। वो आपको धमकियां भी देते रहेंगे कि विल सेंड यू इनटू द स्टोन एज। आप अपने मुफादात को भी मद्देनजर रखेंगे, इंशाल्लाह न्यूक्लियर बम तक कोई नहीं पहुंचेगा, ये मेरा ईमान है, ये मैं जानता हूं जी इंशाल्लाह। और दूसरी बात है कि बाइडेन के आने से एक दुनिया को फायदा होगा, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि मैं प्रेस के बहुत ज्यादा हामी है, आजाद प्रेस के, और फिर ट्रंप ने बड़ा बेड़ागर किया अमेरिकन प्रेस के साथ, बहुत बुरा सलूक किया, वो जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। मालिकान भी चैनल्स के और ग्रुप्स के अंदर हैं, मीडिया ग्रुप्स के, और साथियों पे भी पर्चे हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल एक तो ये कि दुनिया भर में उन्होंने कहा है कि मैं दुनिया में भी ये कहूंगा कि आप प्रेस के खिलाफ ज्यादा मत जाएं, और प्रेस को जो है वो फ्री प्रेस रहने दे, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहने दे। एक तो ये फर्क पड़ेगा कि दुनिया में थोड़ा सा प्रेस आजाद होगा। दूसरा, बाइडेन 78 साल के होने वाले हैं नवंबर 20 को, हार्ड लाइनर नहीं है, हॉकिश नहीं है। अगरचे व्हाइट हाउस, पेंटागन, CIA, FBI की पॉलिसीज प्रिवेल करेंगी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और स्टेट की पॉलिसीज प्रिवेल करेंगी। आई सिंसियरली होप कि इन्हें निशान इम्तियाज दिया गया था पाकिस्तान में। आसिफ जरदारी की गवर्नमेंट ने 2 दफा पाकिस्तान आए हैं, उन्हीं के दौर में आए हैं। नवाज शरीफ को भी जानते हैं, हमारे आर्मी चीफ को भी जानते हैं, इमरान खान को भी जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि इनके दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होगा पाकिस्तान के लिए। और एक और अच्छी खबर यह है कि कमला हैरिस ने भी ये कहा 2-3 महीने पहले, बाइडेन के कैंपेन एडवाइजर ने भी कहा कि वो कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने जो इंडिया ने जो इक़दाम किया, आर्टिकल 370 का निफाज किया कश्मीर में, और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म किया, उस पर उन्होंने बहुत खफगी और नाराजगी का इजहार किया था। तो एक तो मेरा ख्याल है कश्मीर इशू अपने रेजोल्यूशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बाइडेन के होते हुए जाएगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, तो वो जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में, कश्मीर में हाईलाइट कमी आएगी। आजादी में टाइम लग सकता है, बहुत ज्यादा इमिग्रेशन लॉज जो है वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं। किसी का बाप वहाँ तो बच्चा यहाँ है, टीवी चलेगी तो छोटे बच्चे यहाँ है। ये भी मेरा ख्याल है जो ट्रंप ने जो खेल खेले हैं उनको भी वो रिवर्स करेंगे, इसके ऊपर भी उन्होंने हिंट दिए हैं। दुनिया भर में मेरा ख्याल है, अच्छा हैरान की बात है कि ट्रंप कितने झगड़ालू आदमी है। इनके दौर में कोई जंग नहीं हुई, बल्कि अफगानिस्तान से ट्रूप्स की वापसी की बात हुई। सो बहुत बहुत अच्छे नरम दिल के सदर आए कार्टर जैसे, लेकिन उनके दौर में खौफनाक जंगें हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि बाइडेन के आने से दुनिया में थोड़ा सा अमन पैदा होगा। ये दुनिया के बॉस, अमेरिका का सदर दुनिया का बॉस होता है भाई साहब। इन्होंने डेस्क बनाए हुए, यूरोप का और है, साउथ अमेरिका का और है, सेंट्रल एशिया का और है, साउथ एशिया का और है। वहां वो लड़कियां बैठती हैं, कम उम्र वो लड़के बैठते हैं, लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखा, ही कर सकते हैं, छतरी पकड़ते हैं, वो सड़क हम उम्मीद ही कर सकते हैं। और एक कोई अच्छी स्टेटमेंट आ जाए तो हम स्टेटमेंट को लेकर बहुत खुश भी होते हैं कि अमेरिका से स्टेटमेंट आई है। चलते हैं, और उनका गंद तो आपने देख लिया इस इलेक्शन में, जहां जहां 2 पार्टियां होती हैं दुनिया में, वहां पोलराइजेशन होती है। अमेरिका की तरफ ज्यादा गंद पड़ गया। सिस्टम और कोर्ट्स आपको देखेंगे कि अमेरिका के मुफाद को किस तरह मद्देनजर रखते हुए ट्रंप को सिस्टम से बाहर निकालेंगे। अभी 73 दिन बाकी हैं, अभी बहुत सारी खबरें और आएंगी। ट्रंप आसानी से नहीं मानेंगे, लेकिन गालिबन वो ये चाह रहे हैं कि मुझे कोर्ट जो है वो फेस सेविंग दे दे, क्योंकि देखिए कहाँ 214 वोट और कहाँ मेरे ख्याल है 285 तक, या इसको भी क्रॉस करेंगे बाइडेन। जहां तक इनकी सेनेट की बात है, 1 आध वोट का फर्क है, वो भी जनवरी में मेरे ख्याल इनके 50-50 वोट हो जाएंगे। और जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, यूएस हाउस ऑफ कांग्रेस, वहां आपको पता है कि 200 से ज्यादा वोट हैं बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स के, और 188 हैं ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के। सो वहां बाइडेन के पास काफी बुनियादी बात यह है कि साबिर शाह साहब, सलमान आबिद साहब को जी, आई थिंक आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है साबिर शाह साहब। देखिए बुनियादी बात यह है, साबिर शाह साहब, बुनियादी बात यह है कि देखिए किसी के सदर मुंतखब होने से रियासत की जो पॉलिसी होती है उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती।
जो नया सदर आएगा उसे रियासती पॉलिसी के डेकोरम के अंदर ही को रोल प्ले करना पड़ता है। कुछ बुनियादी बातों पे वो तब्दीली कर सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे तो स्टेट्स की पॉलिसी चलती है। एक बात देखिए, हमारे तनाजुर में सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट्स ये है कि जो चाइना के साथ हमारा इस वक्त एक रिलेशनशिप चल रहा है सी पैक के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें नए अमेरिकी सदर किस तरह से बिहेव करेंगे, एक बात। दूसरा, जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो पीस प्रोसेस चल रहा है, जो बहुत अच्छे तरीके से कुछ नताइज दे रहा है और कहा जा रहा है कि ये एक मंतकी जिसे कहते हैं नतीजा निकालेगा, उसमें अब नए सदर जब अमेरिकी की नई जो सिविल क़यादत है वो किस तरह से बिहेव करती है। और तीसरी बात जो साबिर शाह ने कहा कि खास तौर पे जो कश्मीर के बारे में जो उनका जो एक अपना स्टेटमेंट था बाइडन का भी और जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है उनका भी, कि वो आके कश्मीर के अंदर एक फैसला कुन रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे और भारत पे दबाव बढ़ाएंगे। अब ये 3 बातें जिसमें पाकिस्तान का ज्यादा लार्जर इंटरेस्ट है। अब देखना यह है कि जब जिस वक्त बाइडन ये हलफ उठाएंगे और अमेरिकी सदर बनते हैं, उसके बाद जो अमेरिकन स्टेट पॉलिसी है उसमें और जो डेमोक्रेट पार्टी की जो पॉलिसी में किस तरह से इंटीग्रेशन होगी और कैसे वो बिहेव करेंगे हमारी रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर, ये मुझे लगता है कि लेकिन क्या हमें मतलब इतना होपफुल भी होना चाहिए कि हम ये उम्मीद लगाकर बैठ जाएं कि 73 रोज? हमें इसलिए होपफुल होना चाहिए कि अमेरिका का लार्जर इंटरेस्ट इस वक्त अफगानिस्तान है। नहीं, लेकिन कश्मीर को लेके ना, जिस तरह अभी कमला हैरिस के बारे में भी बताया बात यह कि जब आप फिर पिछले साल की ट्रंप की स्टेटमेंट, लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखिए, जब आप खास तौर पे अफगानिस्तान के अंदर उनको फैसिलिटेट करेंगे तो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं कुछ मार्जिन तो मिलेगा ना। कश्मीर कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के साथ रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में गिव एंड टेक होता है ना फॉरेन पॉलिसी में। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट कि जिस वक्त चीजें आगे बढ़ेंगी और जैसे साबिर शाह ने कहा कि हमारे लिए होप्स ज्यादा है, हम ज्यादा बेहतर तरीके से। अब इसमें डिपेंड क्या करता है? इसमें डिपेंड करता है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो सफारतकार हैं, डिप्लोमेट्स हैं, हम डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, सफारतकारी के फ्रंट के ऊपर किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारी सिविल एंड मिलिट्री रिलेशन जो लीडरशिप है वो कैसे उसको इंगेज करेगी, बाइडन के आने के बाद कैसे हम इसको इंगेज कर पाएंगे, वो हमें कैसे इंगेज कर पाते हैं, ये बहुत से सवालात हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कर पाएंगे वैसे इंगेज? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। उसकी वजह है, उसकी वजह मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है और अमेरिका ये समझता है, माजी की गलतियों के बाद उसने ये बात मान ली है कि पाकिस्तान के रोल के बगैर हम अफगानिस्तान का रेजोल्यूशन तलाश नहीं कर सकते और ना अफगान हुकूमत ना अफगान तालिबान के दरमियान कोई मामला तय हो सकेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास भी कार्ड हैं, हम भी वो कार्ड खेल सकते हैं अगर हम थोड़ा इंटेलेक्चुअली ज्यादा अपने आप को बिहेव करें और हम ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को डील करने की कोशिश करें। क्लोजिंग कमेंट प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तानी जो एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं अमेरिका में, इनमें से फारसियों को वापस बुलाएं। बहुत काम करने की जरूरत है। कश्मीर के ऊपर सेमिनार्स करवाने पड़ेंगे अमेरिका में। बहुत ज्यादा मुसलसल आगाही की जरूरत है इस टॉपिक के ऊपर और यह बताना पड़ेगा कि 9/11 में हमें अमेरिका की वजह से कितना नुकसान हुआ और हमें एड जब मिलती है उस वक्त वो एड हमारे उस तरह काम नहीं आ सकती। ना आज तक हमारा कर्जा कम हो सका, ना हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकी। हमें एक्सपोर्ट में इंसेंटिव चाहिए। ये दोबारा आगाही के लिए 4000 नौकरियां बाइडन लेके आएंगे। इन 4000 लोगों को, जो उनके खास आदमी होंगे, हमें दोबारा पावर करवाना है कि हमारे मसाइल क्या हैं, हम अमेरिका के एलाए हैं, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। और ये सब जब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे, बाइडन तक हमारी आवाज इस तरह नहीं पहुंचेगी। अब आप ये तवक्को न करें कि उन्हें सिर्फ पाकिस्तान का गम है। 206 मुल्कों को नजरें हैं अमेरिका के ऊपर। ऐसे ही बिल्कुल सही। क्लोज द प्रोग्राम जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। मुजाहिद बेलवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सलमान आबिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।